मुझे याद है जब MBBS के फाइनल ईयर के स्टार्टिंग में मैंने नीट पीजी के लिए सीरियसली प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। मेरे पास 2 साल का टाइम था एंड नीट पीजी का जो मैंने गोल रखा था वो रखा था भैया ऑल इंडिया रैंक 1 का। एंड नीट पीजी में ऑल इंडिया रैंक 1 लाना भैया इतने सारे डॉक्टर्स के साथ कॉम्पीट करना जिनका ब्रेन ऑलरेडी बहुत ही पावरफुल होता है एंड उसमें भी हर कॉलेज में 5-10 ऐसे टॉपर्स होते ही होते हैं जो कॉन्स्टेंटली हर साल यूनिवर्सिटी में टॉप मारते हैं, जिनका बेसिक नॉलेज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड उनका ज़्यादा चांस होता है कि वो आगे जाके नेशनल एंट्रेंसेस में भी टॉप मारेंगे। तो वो 5 साल से पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स से कॉम्पीट करके सिर्फ 2 साल में अगर मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है तो इट विल बी वेरी टफ एंड चैलेंजिंग टास्क, राइट? एंड इट वाज। बट भैया सिर्फ 2 साल के बाद आपका भाई नेशनल टॉपर बन गया था। हाँ, जो स्टूडेंट्स 5 साल से मेहनत कर रहे थे, कॉन्स्टेंटली यूनिवर्सिटी टॉपर थे, वो भी टॉपर्स बने थे, लेकिन मेरे ही कुछ बैचमेट्स ऐसे थे जो कॉन्स्टेंटली 5 साल यूनिवर्सिटी में टॉप रैंक लाने के बावजूद नीट पीजी में 20-30 या 50 हज़ार रैंक आया था एंड उनको 1 साल का ड्रॉप भी लेना पड़ा था एंड ऐसे स्टूडेंट्स हर कॉलेजेस में होते हैं। सो व्हाई इज दिस डिफरेंस? ऐसी कौन सी साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स है जो मैंने फॉलो की थी टू कम्पीट एंड बीट दोज स्टूडेंट्स जो 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे एंड इवन मेरे से काफ़ी ज़्यादा आगे थे जब मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट भी नहीं किया था। आज आपका भाई स्मार्ट स्टडी के ऐसे प्रिंसिपल्स बताएगा जो सुन के आपकी पढ़ाई की तरफ का नज़रिया बदल जाएगा। नंबर 1, प्रोटीज इफेक्ट। अब हो सकता है इस इफेक्ट के बारे में आपने शायद कभी सुना हो, बट आपने जो सुना है वो इसका लिटरल मीनिंग नहीं है। अक्सर इस इफेक्ट को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो वो पढ़ने के बाद किसी और को उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर दो। अगर आप उसको एक्सप्लेन करोगे तो चांस उसका भी है कि उसको भी अच्छे से याद रह जाएगा एंड आपका जो नॉलेज है वो डीपर हो जाएगा। बट भैया दैट इज़ नॉट द रियल मीनिंग ऑफ दिस इफेक्ट। इस इफेक्ट का लिटरल मीनिंग ये होता है कि आपको किसी को वो टॉपिक समझाना नहीं है, क्योंकि दैट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग। हर बार आपकी बातें सुनने के लिए भैया कोई नवरा थोड़ी बैठा है वहाँ पे। एंड इवन अगर आप आपके फ्रेंड्स को एक्सप्लेन करने जाओगे हर टॉपिक को तो फिर वो अपनी पढ़ाई का क्या करेगा? एंड अगर वो आपको ऐसे ही टॉपिक्स बताता रहेगा तो फिर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। सो ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। इस इफेक्ट का मीनिंग होता है भैया आपको किसी को टॉपिक समझाना नहीं है एज सच, आपको जस्ट ऐसा सोचना है कि यार कल कॉलेज में जो लेक्चर होगा उसमें मुझे खड़ा किया जाएगा एंड मुझे टॉपिक पूरे क्लास को समझाना है। सो ऐसा जब आप सोचोगे तब आपके ब्रेन के ऊपर ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस प्रेशर आता है। वो उस टॉपिक को अच्छे से समझने का ट्राई करता है, थोड़ा सा डीपर लेवल पे घुसने का ट्राई करता है एंड समझता है कि यार कल उठ के अगर किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछ लिया इस टॉपिक के बारे में तो मुझे उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। एंड जब ये रियलाइजेशन के साथ आप पढ़ाई करते हो भैया अभी तक आप जो लेवल पे पढ़ाई कर रहे थे उससे काफ़ी डीप लेवल पे पढ़ने का ट्राई करते हो। एंड हो सके तो जब वो टॉपिक पूरा पढ़ लो उसके बाद जस्ट सामने अपने इमेजिन कर लो कि सामने पूरा क्लास है या तो सामने एक आपका फ्रेंड बैठा है एंड उसको मन ही मन समझाने का ट्राई करो। जो भी आपने समझा, जितना भी समझा, आप उसको बस पढ़ा दो। अब ये चीज़ करने से भी अक्सर स्टूडेंट्स डरते हैं कि सर ऐसा तो कैसे किसी को एक्सप्लेन कर दूँ, मैंने अभी जस्ट पढ़ा है, हो सकता है मुझे आता ही नहीं है एंड फिर उससे मुझे डिप्रेशन आएगा, टेंशन आएगा। तो भैया अगेन प्रैक्टिकल बनना है। पूरा टॉपिक ना किसी को याद रहता है ना ही याद रखने की ज़रूरत होती है। आपने जितना भी पढ़ा, जितना भी आपको याद रहा, सुपरफिशियल आपने अभी 1 घंटा लगाया इस टॉपिक के पीछे, तो सोचो कि यार मैंने क्या गेन किया। कुछ तो पता चल रहा होगा जो पहले नहीं पता था आपको, तो वो क्या पता चला वो बस उसकी समरी बना के आपके फ्रेंड को एक्सप्लेन करने का ट्राई करो। जब आप ऐसा करोगे तब आपको रियलाइजेशन होगा कि भैया अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो कितना सुपरफिशियल पढ़ रहे थे। एंड ये रियलाइजेशन के लिए ये टेक्निक इंपॉर्टेंट है, ना कि सच याद रखने के लिए। ये चीज़ जब आपको पता चलेगी तब आप नेक्स्ट टॉपिक पे और ज़्यादा फोकस लगाओगे और अच्छे से जानने का ट्राई करोगे उसके बारे में, क्योंकि आपको पता है कि आपको उसके बाद किसी और को समझाना है अगेन। एंड ऐसे करते करते कुछ टाइम के बाद आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली हैबिचुएट हो जाएगा एक टॉपर के लेवल का डिटेल्ड नॉलेज गेन करने के लिए। हर एक टॉपिक को उतना सीरियसली पढ़ना स्टार्ट कर देगा। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगे बट लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा वर्ती है, क्योंकि ये आपके थाउजेंड्स ऑफ घंटे बचा सकता है। जहाँ पे एक बच्चा 4 बार रिवीजन करके भी किसी टॉपिक को अच्छे से याद नहीं कर पाता है, वहाँ पे आपने जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम फर्स्ट रीडिंग में ही इन्वेस्ट करके आपके रिविजन्स में जो टाइम लगने वाला था वो बचा लिया एंड सो ओवरऑल आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में लोगों से आगे निकल सकते हो। नंबर 2, रियल लाइफ विजुअलाइजेशन। ये भी एक बहुत ही अंडररेटेड बट साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है जो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, बट जो करते हैं वो भैया टॉपर बनते हैं। इसका लिटरल मीनिंग होता है भैया विजुअलाइजेशन करना, यानी आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो अभी आपकी बुक्स में उसको रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रही है उसको देख के उसके साथ रिलेट करना। अब ये चीज़ें वैसे तो स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में ही होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। हाँ, कॉलेज में कभी कभार प्रैक्टिकल्स में ये चीज़ें अप्लाई होती है कुछ सब्जेक्ट्स में। जैसे एनाटॉमी अगर हम पढ़ते हैं MBBS में तो उसमें हमको डेड बॉडीज़ के साथ साथ एनाटॉमी सिखाई जाती है। तो अब वो रियल में जब हम डेड बॉडीज़ पे एनाटॉमीज देखते हैं कि भैया ये मसल या तो ये वेन या तो ये आर्टरी यहाँ से जा रही है, तो वो थियरी में भी ऐसे ऐसे लिखा होगा कि भैया यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ पे ऐसा कोर्स रहेगा, ऐसे ऐसे उसकी टॉर्चुओसिटी या जो भी चीज़ें होती है वो लिखी होती है। तो उस टाइम पे अगर हमने देखा है वो विजुअल भी हुआ हमारे साथ
और हमने उसको पढ़ा तो वो लंबे टाइम तक याद रहता है, अच्छे से याद रहता है। बट हर सब्जेक्ट के साथ ऐसा हो नहीं सकता। भैया व्हाट अबाउट फिजिक्स, व्हाट अबाउट मैथ्स, व्हाट अबाउट बायोकेमिस्ट्री। अब उसमें जितने न्यूमेरिकल्स एंड इतने सारी जो चीज़ें लिखी होती है वो तो कहाँ पे दुनिया में कहीं पे अप्लाई होती है भैया। कभी भी मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है। एंड ऐसा सोचने की वजह से स्टूडेंट्स अक्सर इन चीज़ों में बस रट्टा मार के चले जाते हैं। बुक्स की जो मेमोरी होती है विजुअल, कि ये लाइन यहाँ पे किसी पेज पे लिखी हुई थी, ये फार्मूला यहाँ पे किसी पेज पे लिखा हुआ था, ऐसा ऐसा कुछ था, बस वो याद आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ये सब्जेक्ट्स में रियल चीज़ें दिखा के विजुअलाइज करवाना मुश्किल हो जाता है एंड इसीलिए ही ये सब्जेक्ट्स बहुत ही हार्ड लगते हैं स्टूडेंट्स को एंड उसमें रिजल्ट भी बहुत कम आता है स्टूडेंट्स का। बट अगेन दर्शन भैया के चैनल पे आए हो भैया तो कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज़ों को आप रियल में विजुअलाइज नहीं कर सकते हो बट आपके दिमाग में उसका रियल लाइफ जो एप्लीकेशन है उसका विजुअलाइजेशन कर सकते हो। आपको जो भी लग रहा हो बट लिटरली आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो या बायोकेमिस्ट्री हो, सारी की सारी चीज़ें रियल में एग्जिस्ट करती है दुनिया के किसी ना किसी कोने में एंड तभी आपको पढ़ाया जाता है। स्कूल में हो सकता है आपको पता ना चले बट जब आप आगे जाके जॉब या बिजनेस करते हो किसी भी फील्ड में जाके, तब उसके रियल एप्लीकेशंस आपके सामने आते हैं। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे की सारी चीज़ें एक ही फील्ड में अप्लाई होते हैं बट जिसका जैसा फील्ड होता है उसके अकॉर्डिंगली उसको फिजिक्स के कुछ लॉज या तो मैथ्स की कुछ चीज़ें अप्लाई होती है वहाँ पे। जैसे अगर कोई बंदा नासा में वर्क करने जाता है तो आप जो भी है अर्थ एंड सन के या तो जो भी सोलर सिस्टम के एक्सपेरिमेंट्स या फॉर्मूलाज पढ़ते हो वो सारी चीज़ें, जैसे लाइट की स्पीड है, साउंड की स्पीड है, वो यहाँ से यहाँ जाएगी तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो सारी चीज़ें उसको रियल में अप्लाई करनी होती है वहाँ पे जाके एंड तभी जाके नासा या इसरो इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज कर पाते हैं। वैसे ही अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम करते हो तो आपके जो भी करंट के फॉर्मूलाज है, रेजिस्टेंस के फॉर्मूलाज है, वो सारे वहाँ पे अप्लाई होते हैं। जब कोई बंदा लाइन्स बनाता है घर में जाके या तो गांव की पूरी सोसाइटी की पूरी लाइंस जो बनती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो सारी चीज़ों में। सो आपको क्या करना है, जब भी वो टॉपिक पढ़ रहे हो तब जस्ट उसको बस मेमोराइज करने के अलावा जस्ट थोड़ा सा बैठ के अपने दिमाग में सोचो कि यार ये मेरे घर में जो लाइन जा रही है उसमें सपोज ये जो एग्जांपल में या तो या फॉर्मूला में जो समझाया गया है वैसे टाइप का रेजिस्टेंट अगर मैं रख देता हूँ तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी या तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो जाएगी या तो क्या चेंजेस आएंगे स्पेसिफिकली इस थियरी के हिसाब से। एंड जब आप ऐसा इमेजिन करते हो, जब उसके साथ रिलेट करते हो, रियल में वो चीज़ के साथ आप उसको अटैच करते हो, तब ज़्यादा चांस बनता है कि वो चीज़ लंबे टाइम तक आपको याद रहेगी। आप रियल में उसका मीनिंग समझते हो फॉर्मूला का। अब इतना डीप समझाने के बाद आपको लग रहा होगा कि सर इट्स वेरी सिंपल, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट भैया ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को एंड उसी की वजह से वो लोग टॉपर नहीं बन पाते हैं एंड जो लोग कर लेते हैं कुछ लोग, वो लोग टॉपर बन जाते हैं। आप तो फिर भी लकी हो कि आपके लिए फिजिक्स वाला जैसे प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें लिटरली हर एक लाइन को एक्सपेरिमेंट्स एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ पढ़ाया जाता है, जिससे घर पे बैठकर ही आप टॉप लेवल का नॉलेज गेन कर सको। अभी तक फिजिक्स वाला 11th एंड 12th नीट के लिए तो था ही, लेकिन अभी उन्होंने लॉन्च किए भैया उड़ान एंड न्यू बैचेस जो स्पेसिफिकली 9th एंड 10th स्टूडेंट के लिए बनाए गए हैं। उड़ान में मिलेगा आपको भैया क्लास 10 फाउंडेशन प्लस CBSE बोर्ड्स प्लस ओलंपियाड बोर्ड्स एंड न्यू में मिलेगा भैया आपको क्लास 9 प्लस CBSE बोर्ड्स प्लस ओलंपियाड बोर्ड्स। डेली रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग फैकल्टीज, डेली होम असाइनमेंट्स, PDF नोट्स, सब कुछ बिल्कुल एक ही कॉस्ट इफेक्टिव पैकेज में अवेलेबल है। एंड उसमें भी अगर मेरा कोड DPW150 यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 150 रुपीज इंस्टेंट ऑफ भी मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आज ही डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। नंबर 3 स्टेप टेक्निक। ये चीज़ मैं अपने स्कूल टाइम से अप्लाई करता हुआ आ रहा हूँ अभी तक एंड इट हैज़ अ वेरी हाई रिटेंशन पावर फॉर लॉन्ग टर्म। सो जब भी मैं कोई भी टॉपिक पढ़ता हूँ तो उसको उसी टाइम पे 3 बार पढ़ता हूँ। पहली बार जब पढ़ता हूँ तब जस्ट सुपरफिशियली विदाउट एनी मच डिटेल्ड थिंकिंग, जस्ट क्या लिखा है एंड ओवरऑल ये टॉपिक किस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करता है उसके लिए बस फटाफट से एक बार लाइन टू लाइन पढ़ लेता हूँ। देन इसी सेम टॉपिक को दूसरी बार पढ़ता हूँ एंड 20 बार थोड़ा सा और डिटेल में जाने का ट्राई करता हूँ कि ये टॉपिक रियल में क्या कहना चाहता है एंड हमने जो आगे सेकंड टेक्निक सीखी रियल लाइफ विजुअलाइजेशन, उसको इसके साथ इंटीग्रेट करने का ट्राई करता हूँ कि रियल में इसके एप्लीकेशंस कहाँ पे हो सकते हैं, वो टॉपिक में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है एंड जो चीजें पहली बार में समझ में नहीं आई थी वो पर्टिकुलर लाइंस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस डाल के उनको कहीं से गूगल पे सर्च करके या तो कैसे भी करके उनको समझने का ट्राई करता हूँ। एंड जब मैं थर्ड टाइम पढ़ता हूँ तब लिटरली पढ़ता नहीं हूँ बट जो हमने फर्स्ट टेक्निक सीखी थी यहाँ पे उस टेक्निक को अप्लाई करता हूँ, यानी कि आंखें बंद करके जस्ट पूरे टॉपिक में से क्या क्या चीजें मैं सीखा उसकी एक समरी बनाने का ट्राई करता हूँ एंड मेरे सामने कोई बैठा है ऐसा इमेजिन करके जस्ट उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। सो ये 3 स्टेप मेथड में हमारी सेकंड टेक्निक रियल लाइफ विजुअलाइजेशन भी इंटीग्रेट हो गई एंड हमारी फर्स्ट टेक्निक प्रोटेज इफेक्ट भी इंटीग्रेट हो गई। सो दिस इज हाउ आई हैव बीन स्टडिंग टिल नाउ एंड जिसकी वजह से आई हैव क्रैक्ड सो मेनी स्कूल, स्टेट एंड नेशनल एग्जाम। अगेन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है बट लॉन्ग टर्म में ये चीजें बहुत ज्यादा रिवॉर्ड करके देती है, क्योंकि अगर आप किसी चीज को समझोगे ही नहीं तो आप 4 बार भी रिवीजन कर दोगे, आप लिटरली फिर से 0 पे ही आके रह जाओगे। सिर्फ रट्टेबाजी करने से सिर्फ
4 दिन याद रहता है एंड उसके बाद आप भूल जाते हो एग्जाम में जाके, जो अक्सर आप सबके साथ होता होगा, आई नो। सो बेटर टू इन्वेस्ट सम मोर टाइम इन फर्स्ट रीडिंग सो दैट लॉन्ग टर्म पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले एंड आप बाकी सारे बच्चों से इजीली आगे निकल जाओ। नंबर 4, अब अक्सर ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी चीज़ को सिर्फ रीडिंग करने के अलावा आप साथ में उसको लिख के भी याद करते हो तो अच्छे से याद रहता है एंड इट्स सेंसिबल टू, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप सिर्फ रीडिंग करते हो तब पता नहीं आपका मन भैया कहाँ कहाँ पे भटकता रहता है, दुनिया के किस किस कोने में घूम के आ जाता है जस्ट 5 मिनट में। बट लिखते टाइम क्योंकि आपका ब्रेन को आपके हैंड के साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, वो कहीं और भटकने जा नहीं सकता, उसको वहाँ पे हैंड पे फोकस रखना पड़ेगा कि क्या क्या लिख रहा है ये बंदा, मैं जो सोच रहा हूँ वही सारी चीज़ें वहाँ पे लिखनी चाहिए। मैं अगर कहीं भटकने चला गया तो यहाँ पे सिंगापुर या अमेरिका का मैप ना बन जाए। सो ये टेक्निक में आपका बेटर फोकस बनता है एंड आपका जो एवरेज फोकस्ड स्टडी टाइम है वो बढ़ जाता है। बट ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्यों? क्योंकि लिखने में भैया डबल से ट्रिपल टाइम लगता है किसी चीज़ को। जो टॉपिक आप सिर्फ रीडिंग करते टाइम पे 5 मिनट पर खत्म कर रहे थे, वही टॉपिक आप लिख के अगर खत्म करने का ट्राई करोगे साथ साथ में तो 15 से 20 मिनट लग सकते हैं एंड ऐसा लॉन्ग टर्म पे करने जाओगे तो प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें लास्ट में छूट जाएगी। सो इसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो अक्सर टॉपर्स यूज़ करते हैं एंड बहुत सारे बच्चे आप भी यूज़ करते होंगे, मैं भी यूज़ करता था, वो मैंने निकाला था भैया हाईलाइट करना एंड अंडरलाइन करना। इतना ज़्यादा अंडरलाइन में करता था भैया, इतना ज़्यादा अंडरलाइन करता था, हर एक टॉपिक में हर एक लाइन के नीचे मेरी लाइन हो जाती थी, इंपॉर्टेंट हो ना हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था, जस्ट टू मेंटेन माय फोकस। बस पेन चलती रहे और साथ में पढ़ते रहे, पेन चलती रहे साथ में पढ़ते रहे। ऐसा जब करते हैं तब ब्रेन आपका उस टाइम पे फोकस्ड रहता है, बट वो जो लिखने में टाइम जा रहा था उससे बहुत ही कम टाइम लगता है। इवन जस्ट आप रीडिंग करते हो उतना ही सेम टू सेम टाइम लगता है। रीडिंग के साथ साथ आपकी पेन भी चल रही है, तो रीडिंग में अगर आपको 5 मिनट लगते थे तो पेन चला टाइम पे भी आपको 5 मिनट ही लगेगी। एंड इतना ही नहीं, जब मैं सेकंड टाइम थर्ड टाइम रिवीजन करता था उसके ऊपर और ज़्यादा घिसता रहता था, इतनी ज़्यादा चीज़ें घिस जाती थी, हाईलाइट पे हाईलाइट हो जाती थी कि मेरी बुक्स अगर किसी को पढ़नी है तो मेरे अलावा शायद ही किसी को समझ में आती थी। इवन मेरी जो गर्लफ्रेंड थे अंजलि, हम जब रिलेशनशिप में नए नए आए थे तब वो मेरी बुक्स लेके गई थी, क्योंकि मैं सीनियर था ऑब्वियसली, तो उन्होंने लिटरली 2 दिन पढ़ के मेरे को हाथ जोड़ दिया कि मैं आपकी बुक्स नहीं पढ़ सकती, मेरे को नई ही चाहिएगी। इतना ज़्यादा मैं घिस देता था चीज़ों को। सो ये मेरी टेक्निक थी ब्रेन को फोकस करने की एंड जिसकी वजह से इनडायरेक्टली जो भी मैं पढ़ता था वो लंबे टाइम तक याद रहने का चांस बढ़ जाता था। जरूरी नहीं है कि आप इतना ज़्यादा ही घिस करो, बट थोड़ा सा स्मार्ट वे में यूज़ करते हो तो ये टेक्निक आपको काफ़ी यूजफुल हो सकती है। एंड 5th टेक्निक है भैया थिंकिंग विद द साइकोलॉजी ऑफ द एग्जामिनर। अक्सर आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो, हमारे ब्रेन की टेंडेंसी होती है भैया कि जो चीज़ें डिफिकल्ट लगती है उनको स्किप कर दो, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही उस पर ज़्यादा लोड नहीं लेना है, छोड़ दो एंड आगे बढ़ो। सपोज बायोकेमिस्ट्री की साइकिल में 10 एंजाइम्स है, तो उसमें जो छोटे छोटे नाम्स वाले एंजाइम्स होते हैं वो तो हम इजीली याद कर लेते हैं, लेकिन कोई लंबा नाम वाला एंजाइम है या तो कोई कॉम्प्लेक्स नाम वाली चीज़ है तो उसको बस हम पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत समझने का ट्राई भी करते हैं, याद रखने का ट्राई करते हैं, लेकिन याद नहीं रहता है तो 1-2 वर्ड्स उसके रिलेवेंट सुपरफिशियली याद करके चलो छोड़ो देखा जाएगा, ऐसा करके आगे बढ़ जाते हैं। ये चीज़ें आप सोचते नहीं हो कॉन्शियसली, बट सब कॉन्शियसली सारी चीज़ चल रही होती है। आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो नहीं आएगा एग्जाम में, चलो छोड़ दो, और अगर आएगा तो भी रूल आउट कर देंगे, ये 8-9 तो हमको याद रहेगा, 1-2 बाकी के रूल आउट हो जाएंगे और क्या। आप जस्ट ऑब्जर्व करना, आपने अभी जो लास्ट टॉपिक पढ़ा है ना भैया, उसमें भी 50% इन्फॉर्मेशन आपने छोड़ दी होंगी। छोड़ दी मतलब पढ़ी तो है आपने, बट आपने उसको अंदर दिमाग में बिठाया नहीं है, अच्छे से समझ के उसको रट्टा मार के कैसे भी करके वो नेम को आपने छोड़ दिया है। 2-4-5 दिन बाद अगर मैं पूछूंगा कि ऐसा नेम कहाँ पे आता था तो आपको याद भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को सिंपली भैया लोड लेना पसंद नहीं है। हमारे ब्रेन की टेंडेंसी होती है भैया लोड लेता नहीं है वो सामने से, आपको लोड देना पड़ता है उसको। बट यहाँ पे हो जाते हो भैया आप ट्रैप। एग्जामिनर भैया आपका डैडी है, पिछले 20 साल से वो आपके जैसे बच्चों की एग्जाम्स ले रहा है एंड उसको पता है कि किस किस टॉपिक्स में कौन से वर्ड्स है, कौन सी लाइन्स है जो एवरेज स्टूडेंट्स मिस आउट कर जाते हैं, एंड उसी पर्टिकुलर लाइन से उठा के वो क्वेश्चन बना के एमसीक्यू बना देता है। या तो अगर वो पर्टिकुलर टॉपिक से सिंपल सा एमसीक्यू बना के दे देगा तो भी उसके ऑप्शंस में वो पर्टिकुलर वर्ड या तो शब्द रख देगा, एंड जिसकी वजह से आप हो जाओगे भैया कंफ्यूज। आपको लगेगा कि यार ये दोनों के दोनों वर्ड उसी टॉपिक में आते थे कहीं ना कहीं पे, बट एग्जैक्ट कौन सा वर्ड आता था इसने तो थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके पूछ लिया है वो वर्ड को, या तो ये वर्ड दोनों आते थे तो किस लाइन पे कहाँ पे आते थे, किस साइकिल में कौन से प्लेस पे आते थे वो तो मुझे याद ही नहीं है। एंड सो आप हो जाते हो भैया 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज। इवन 2 इजी क्वेश्चन था, आपने पढ़ा था वो टॉपिक, फिर भी आप गलत करके आते हो, एंड आपकी एमसीक्यू एग्जाम में 70 से 80% रॉन्ग क्वेश्चन आप ऐसे ही करके आते हो। आपका एग्जामिनर भैया बहुत स्मार्ट है, वो ऐसे ही वहाँ पर नहीं बैठा है, लेकिन अब तो आप भी स्मार्ट बन गए हो, एंड जो उनके लेवल की स्मार्टनेस गेन करता है वो भैया उनके पेपर को क्रैक करता है, एंड जो उनके पेपर को क्रैक करता है वो टॉपर बनता है। होपफुली आप भी बन जाओगे। अब इतना ज़्यादा स्मार्ट नॉलेज देता हूँ भैया, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, आपके खुद का नुकसान कर रहे हो। 6th एंड बोनस चीज़ जो है सारी मेमोराइजेशन टेक्निक्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए,
वो है भैया इनहेरेंट मोटिवेशन। कितने भी मेमोराइजेशन टेक्निक का नॉलेज होगा भैया, लेकिन पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या फायदा। वो अप्लाई करने के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी बैठ के। तो आने वाले 2-5 साल में आपको क्या चाहिए, क्यों पढ़ाई करनी है, उसके सॉलिड रीजंस आपके पास होने चाहिए। कितना रैंक लाना है, कौन से साल में लाना है, कहाँ तक पहुँचना है, सारी की सारी चीज़ें लिखित में होनी चाहिए आपके पास, लिखी हुई। एंड उसको जब रोज़ बार बार देखोगे तब जाके पढ़ाई करने का मोटिवेशन आता है। अभी लास्ट में जो टेक्निक बताई थी एग्जामिनर साइकोलॉजी वाली, उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना के रखा है, यहाँ पे आ जाएगा। वरना नए वीडियो देखो जो किसके साथ रिलेटेड है। बार बार मेरे वीडियोज़ को देखने आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ।